नमस्कार साथियों। आज शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग 6 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ को शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सेशन आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला पॉइंट है, अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है जो कि पॉइंट नंबर 3 में है, प्राचीन इतिहास। मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्राचीन इतिहास का समय माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। आधुनिक इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत की आजादी तक। साथियों, अब इतिहास के कुछ स्रोत की चर्चा कर लेते हैं। उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत पांडुलिपियां, तारपत्रों एवं भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई विचार एवं मान्यताएं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। जो पांडुलिपियां जो है वो तारपत्रों भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई, नुकीले औजारों हाथ से लिखी गई जो विचार एवं मान्यताएं थी, वो पांडुलिपियां कहलाई। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है एवं गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय पालीगंज भरतपुरा में है, और इन दोनों जगह पर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए गए आदेश, उपदेश, उपलब्धियां, विचार अथवा मान्यताएं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी अथवा पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, मूर्तियां, चित्र, बर्तन और सिक्के आदि पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं एवं इसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। 12वें नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ डॉक्टर स्पूनर ने, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। अब यहाँ है कि पटना के कुम्हरार में अभिलेख को किसने खुदवाया है? तो डॉक्टर स्पूनर ने। और खोद कर क्या निकाले हैं? स्तंभ निकलवाए हैं। और ये स्तंभ में मिला क्या है? तो सोने के बैल मिले हैं, और इससे मगध साम्राज्य के भव्यता का, समृद्धि का पता चलता है। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं का समय निर्धारण कार्बन 14 पद्धति द्वारा किया जाता है। जो भी प्राचीन वस्तुएं अवशेष के रूप में पाई जाती है, उसका उम्र कितना है, इसका जो निर्धारण होता है वो कार्बन 14 पद्धति द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों का निर्धारण साथियों, जैसा कि हमने प्रीवियस जो एनसीईआरटी की विवेचना की थी उसका वीडियो आपके प्लेलिस्ट में होंगे, आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने चर्चा किया था कि ईसा मसीह को जन्म को आधार मानकर उनके पहले के वर्ष, जन्म से पहले के वर्ष को बीसी और जन्म के बाद के समय को एडी कहा गया है। और वर्तमान में यही, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, पूरे विश्व में यही कैलेंडर विशेष बहुतायत में उपयोग किए जाते हैं। 15 नंबर पॉइंट की बात करें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। साथियों, ये 4 भाग मुख्य रूप से उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का मैदान है, दक्षिण का पठार है, और सबसे नीचे आप देखेंगे कि सुदूर दक्षिण में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का डेल्टा क्षेत्र है। तो सुदूर दक्षिण के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। ये 4 भारत को के भौगोलिक दृष्टिकोण से बांटा गया भाग है। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी सीमा पर, जब भारत के प्रायद्वीप का मैप लेंगे आप, तो उसकी उत्तरी सीमा पर देखेंगे पर्वत श्रृंखला है, और भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से ये पर्वत श्रृंखला अलग करते हैं। अब अगला बिंदु है, पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में आप पासेस कहते हैं। दोस्तों, पहाड़ियों के बीच में जो संकरी मार्ग होता है, पतली सी रास्ता बने होते हैं, उसे दर्रा कहते हैं, पासेस कहते हैं। खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। प्राचीन काल में इन दर्रों से, खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रों से भारत का संपर्क अफगानिस्तान, ईरान तथा और भी अन्य देशों से, मध्य एशिया के देशों से बना रहता था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित मेहरगढ़
में लगभग 6000 ईस्वी पूर्व अर्थात 800 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ उगाने का प्रथम प्रमाण मिलता है। साथियों आप देख रहे हैं कि 6000 ईस्वी पूर्व है, तो अर्थात 8000 वर्ष। तो ईस्वी पूर्व 6000 है, तो इससे पहले ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले। और फिर अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो मोटा मोटी हम 2000 वर्ष अगर जोड़ते हैं तो 6000 और 2000 8000 वर्ष का इतिहास हो जाता है। यानी आज से लगभग 8000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में, यानी इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है मेहरगढ़, जो सुलेमान और किरथर, जबकि एनसीईआरटी में हमने इस पर विवेचना की थी कि ये सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियां हैं उसी के आसपास के क्षेत्रों में ये जगह पाया जाता है, और वहां पर गेहूं और जौ उगाने का प्रथम प्रमाण मिलता है। लगभग 4700 साल पहले सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। साथियों की सिंधु घाटी सभ्यता से आप सभी परिचित हैं। भारत में जो प्रथम, भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और जो 4700 साल पहले फलित हुई और वहां पर नगरीय सभ्यता का प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो पॉइंट नंबर 21 पर पहुंचते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। जब भारत के आप नक्शे को देखेंगे तो हिमालय का जो बढ़ा हुआ क्षेत्र, अगर आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो वहां पर गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा इन पहाड़ियों का समूह मिलेगा। और इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के बहुत सी जनजातियों के नाम है, अर्थात इन पहाड़ियों के नाम से ही जनजातियों का भी अस्तित्व है और जनजातियों की भी पहचान है। विंध्य के दक्षिण में, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 22 की चर्चा करते हैं कि विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में विंध्य, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बीचों बीच है, अगर भारत के मैप को आप देखते हैं उसके दक्षिणी हिस्से में जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, तो ब्रह्मगिरी नाम की स्थल है जहां पर लगभग 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। अब साथियों, महापाषाणी संस्कृति क्या है? तो पॉइंट नंबर 23 में आप देखिए, महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों ओर बड़े-बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। यानी जहां मृतकों को दफनाया जाता था, उसके चारों ओर बड़े-बड़े विशाल पत्थर गाड़ दिए जाते थे, और उसी संस्कृति को महापाषाणी संस्कृति, या अगर अंग्रेजी में कहे तो मेगालिथिक कल्चर, मेगा मतलब विशाल, लिथोस स्टोन से पत्थर से संबंधित है, और कल्चर संस्कृति यानी बड़े-बड़े पत्थरों वाली संस्कृति। तो पहचान के लिए जहाँ पर मृतक को दफनाया जाता था उसके आसपास बड़े-बड़े विशाल पत्थर रख दिए जाते थे, और उसी संस्कृति को महापाषाणी संस्कृति अर्थात मेगालिथिक कल्चर कहा गया है। पॉइंट नंबर 24 की बात करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपानी मांडो, ये दो जगह है, कोल्डिहवा और चोपानी मांडो, जहां से चावल अर्थात धान के उपजाने का प्रमाण मिलता है। पॉइंट नंबर 25 की बात करते हैं। गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है, हम सभी जानते हैं। पॉइंट नंबर 26 की बात करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। विस्तृत विवेचना किया है हमने एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के अपने क्लास में। अगला जो पॉइंट है, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों में यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद यानी सिंध अर्थात हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण बना। अर्थात भारत का जो इंडिया नाम पड़ा या हिंदुस्तान नाम पड़ा, इन सब की उत्पत्ति में, इन सब के पीछे ईरानियों और यूनानियों का योगदान है। इन लोगों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा, फिर फारस में जो है ना हिंद सिंध को हिंद कहा गया, और फिर उस भूमि में निवास करने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, इस विशाल क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। तो इन चीज़ों की चर्चा भी एनसीईआरटी के क्लास में की गई है। इस देश का नाम भारत भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी में हुई। 1500 बीसी अर्थात अगर जोड़ेंगे तो
एडी भी जोड़ देंगे तो कुल 1500 और 2000 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई। अगर कहा जाए तो संसार का बहुत ही प्राचीन या कहा जाए तो सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज, लिखित जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है और उस ऋग्वेद में भरत शब्द का प्रयोग उत्तर-पश्चिम भारतीय महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में रहने वाले मानव समूह के लिए किया जाता था, जो आगे चलकर भारत भारत के लिए प्रयुक्त हुआ और इस देश का नाम भारत भी पड़ा। साथियों, तो इस एनसी और एससीईआरटी के जो निचोड़ थे, इस पर हमने चर्चा की और बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की, क्योंकि इससे पहले हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्लास में हमने विस्तृत विवेचना इन चीज़ों पर कर लिया है। तो अब इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको वन लाइनर के रूप में, फैक्ट के रूप में आपके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण जिस विधि द्वारा किया जाता है, उसको कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। तो पहला कार्बन 14 पद्धति विधि इसका आंसर हो गया। दूसरा है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग जो करती है, वो आप देख सकते हैं कि बीच में नीले रंग से लिखा हुआ है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला जो एमसीक्यू के रूप में है, जो आपको वन लाइनर के रूप में आपके बीच प्रस्तुत किया गया है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कोल्डेवा से मिला है। इसकी चर्चा भी नोट में की गई है। मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, सभी जानते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसकी भी चर्चा हमने की है। यानी जानना यह है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बाँटा गया है और ये 4 भाग, इसकी चर्चा भी हमने क्लास में की है। ये 4 भाग जो है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, फिर उसके नीचे बढ़ते हैं, पर्वतीय प्रदेश से नीचे बढ़ते हैं तो विशाल उत्तर का मैदान मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पठार का मैदान मिलता है, दक्षिण के पठार का मैदान मिलता है और सबसे नीचे कृष्णा, कावेरी, एक गोदावरी के डेल्टा उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। यही 4 मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को इन्हीं 4 भागों में बाँटा गया है। डॉक्टर एस पुनर का नाम आपको जानना है। कुम्हरार नामक स्थान पर इन्होंने ही खुदवाई करवाया था। उसमें सोने के बैल मिले थे, राजमहल के खंभे मिले थे और इन सब चीज़ों, सोने के बैल से जो है ना, उसकी भव्यता का, समृद्धि का प्रतीक माना गया। उस साम्राज्य के समृद्धि का पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का काल बहुत समृद्ध काल था। मौर्य काल भारत में समृद्ध काल था। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, इसकी भी चर्चा हमने की है। तो यहाँ आप जो ब्लैंक्स के रूप में है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, ये भरेंगे। और महापाषाणी संस्कृति की भी चर्चा हमने की है कि ब्रह्मगिरी के क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर मृतकों के को दफनाकर उसके आस-पास रख दिए जाते थे। तो साथियों, बहुत ही कम समय में मैंने इस एनसीईआरटी और एससीईआरटी के निचोड़ को रखने का प्रयास किया है। इसमें कोई भी संसाधन का उपयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोबाइल की सहायता से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश है। मेरा विश्वास है कि यदि आप इस लेक्चर्स को 2 या 3 बार सुन लेते हैं, तो इससे संबंधित सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स आपके मस्तिष्क में, आपके मेमोरी में कैद हो जाएँगे और जब परीक्षा हॉल में ये चीज़ आपके सामने आएँगे, तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो साथियों, ये वीडियो बहुत छोटा इसलिए बनाया गया है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आप भी अपने-अपने कार्य में अपने-अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विनम्र निवेदन है कि आप इसे सुनिए, इसे सहयोग कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम इसी तरह से सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपका समर्थन मिलता है, तो हम और भी मेहनत करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी को प्रणाम।